हेलो नमस्कार, वेलकम बैक वंस अगेन। सोशल स्टडीज़ की इस सीरीज़ में, जैसा कि आपको पता है, लास्ट टाइम वी हैव स्टार्टेड सेक्टर ऑफ इंडियन इकॉनमी। उसमें हम लोगों ने चैप्टर को इंट्रोड्यूस किया, इकोनॉमिक टर्म्स भी पढ़े, चाहे वो जीडीपी हो, इकॉनमी किसे कहते हैं वो भी पढ़ा, और सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी में हम लोगों ने डिवीज़न भी पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। तो उसमें हम लोगों ने पहले से पढ़ा था कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें डिवाइड किया गया प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर्स के बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि कैसे समय दर समय किस सेक्टर्स का प्रभुत्व, डोमिनेंस होता रहा गया। और इंडिया जैसी कंट्री में सबसे बड़ा, अगर जीडीपी में सेक्टर का कंट्रीब्यूशन की बात करें या इन्वॉल्वमेंट की बात करें, तो अलग अलग तरीके से लिया जाएगा। अगर आप कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो जीडीपी सेक्टर्स आफ्टर द 1991 वो बूम पीरियड में चला आ गया। तो जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपके टर्सरी सेक्टर्स का हो जाएगा, जिसे आप सर्विस सेक्टर कहते हैं। और आज भी लोग जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हैं वो है प्राइमरी सेक्टर, जिसे आप कहेंगे एग्रीकल्चर। ओके, चलिए आज मैं दो टॉपिक को आपको छोड़ रहा हूं, जैसे हिस्ट्री इन सेक्टर्स के बारे में बताने के लिए, और साथ ही साथ नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट आएगा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें आएगा आपका साइक्लिक, सीजनल, विजिबल अनएम्प्लॉयमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में ऑर्गेनाइज सेक्टर का और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। साथ ही साथ वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। इसको हमने पहले भी पढ़ा होगा, ऑनरशिप की बेसिस पे, पब्लिक और प्राइवेट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला जो सेक्टर्स है जिसमें हम बात करेंगे, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो पहले हम पढ़ लेते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर को अगर आप हिंदी में कहेंगे तो इसको हिंदी में कहेंगे संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र, सिंपल सी अगर सरल भाषा में कहें, अगर कोई व्यक्ति बहुत व्यवस्थित है या सामान कोई चीज़ बहुत व्यवस्थित है, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड, और वो बहुत बेहतर तरीके से लगती है। कुछ उसी तरीके से अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में हम कहें ऑर्गेनाइज सेक्टर्स, तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिसमें एम्प्लॉयमेंट के सिनेरियो में अगर हम बात करें, रोजगार के सिनेरियो में बात करें, तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिनमें टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फिक्स्ड होता है, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फिक्स्ड होता है, या यूं कहें टेन्योर भी फिक्स्ड होता है, टर्म्स एंड टेन्योर आर फिक्स्ड। दूसरा, एश्योरेंस ऑफ वर्क, assured work for the workers, assured work for the workers। वर्कर्स इसमें जो काम कर रहे हैं उनके लिए जो है वर्क जो है एश्योर्ड है। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स जितने भी हैं, दे आर कम अंडर द एम्बिट्स ऑफ द गवर्नमेंट, एम्बिट्स ऑफ द गवर्नमेंट। एम्बिट्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे कि ये कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट्स के जितने भी लॉज होते हैं उनमें लागू किए जाते हैं, चाहे उसमें आप कह लें मिनिमम वेज एक्ट, या आप इसे कह लें फैक्ट्री लॉ, या आप इसे कह लें एक्ट ऑफ ग्रेच्युटी। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिनमें वर्कर्स के एम्प्लॉयमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स रहता है, टेन्योर फिक्स रहता है, एश्योर्ड वर्क फॉर द वर्कर्स, या यूं कहें, आप कह सकते हैं प्रोटेक्शन रिगार्डिंग वर्क, या आप ये कहें कि जॉब सिक्योरिटी। एक नॉर्मल भाषा में अगर हम बात करें कि कोई भी व्यक्ति अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है तो उसके अंदर जॉब सिक्योरिटी है, उसको सिक्योर फील कराया जाता है। गवर्नमेंट के सारे रूल्स रेगुलेशन इसमें फॉलो होते हैं, और टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स रहती हैं, सैलरीज फिक्स रहती हैं, उसके अकॉर्डिंग सिनेरियोज बढ़ती हैं।
एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको क्या मिलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, जिसको इंग्लिश के अगर भाषा में अगर आप कहें तो इनको कहते हैं पर्क्स एंड बेनिफिट। पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी इसमें मिलते हैं। पर्क्स एंड बेनिफिट्स में पहली अगर मैं बात करूंगा तो इसमें आपको अलाउंसेस मिलेंगे, दूसरा एकोमोडेशन मिलता है, एकोमोडेशन के साथ साथ प्रोविडेंट फंड भी आपको मिलता है, प्रोविडेंट फंड्स, हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज एज वेल, हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज एज वेल। ये सारी चीज़ें आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, एग्जाम्पल मैं ले लूँ ऑर्गेनाइज सेक्टर्स का, तो अगर मैंने कह दिया TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये जो कंपनी है ये आएगा ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट्स के रूल्स रेगुलेशन होंगे ये सेक्टर फॉलो करता है और लगभग सारी चीज़ें ये फिक्स्ड जॉब सिक्योरिटी लोगों के लिए है, वर्क तो फिक्स है ही, और जितने भी गवर्नमेंट्स के रूल्स रेगुलेशन हैं ये फॉलो किए जाते हैं, इंडस्ट्री लॉ फॉलो किया जाता है, और जितने एम्प्लॉयज़ में होते हैं उनको अलाउंसेस, एकोमोडेशंस, प्रोविडेंट फंड, हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो ये यूँ कहें कि ऑर्गेनाइज सेक्टर एक बेहतर तरीके से आपके एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी प्रदान करता है या एश्योरेंस प्रदान करता है कि आप ठीक जगह पे हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की, तो जैसा आपका वर्ड आता है अनऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, तो सबसे पहले ये ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो गवर्नमेंट्स एंड रूल्स के रेगुलेशंस के बाहर होते हैं, विच आर आउट ऑफ एम्बिट्स ऑफ गवर्नमेंट लॉज, गवर्नमेंट लॉज या रेगुलेशंस के ये बाहर होते हैं। और यूं कहें कि इसको और डिफाइन करें तो ये स्मॉल सेक्टर्स हैं, स्मॉल स्केल या स्कैटरिंग यूनिट हैं, ये स्कैटरिंग यूनिट्स हैं। आप छोटा सा और इसको एग्जांपल से बताना चाहूँगा, जैसे कि एक मान लीजिए रिटेल शॉप होती है, रिटेल शॉप को आप अनऑर्गेनाइज में रख सकते हैं। समोसे की शॉप हो गई, और थोड़ी बहुत अगर छोटी मोटी जो शॉप है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के रिगार्डिंग, या वेंडर्स जो आते हैं ठेले वाले, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आते हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं पाई जाती? पहला तो आपको एडिशनल बेनिफिट्स कोई नहीं मिलते हैं, आपको एडिशनल बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, पर्क्स एंड बेनिफिट कुछ नहीं होता, प्रोविडेंट फंड्स नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, वो सारी चीज़ नहीं, इतनी इनकी प्रॉफिट ही नहीं होती कि अपने वर्कर्स को या जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये सारी फैसिलिटीज़ दी जाए, और ना ही गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन में आते हैं ये। ओके, दीज आर कम्स अंडर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑल राइट, ओके। एग्जाम्पल ले लिया जाए, ये जो मॉडर्न कोचिंग सेंटर्स हैं, मॉडर्न स्मॉल स्केल कोचिंग सेंटर्स, स्मॉल स्केल कोचिंग सेंटर, ओके। सबसे बड़ा अगर मैं इन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स का ड्रॉबैक की बात करूं तो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट फिक्स्ड नहीं रहती। रोजगार के टर्म्स एंड कंडीशंस ये फिक्स नहीं रहती, नॉट फिक्स्ड। और दूसरी बात, देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी फॉर द वर्कर, नो जॉब सिक्योरिटी फॉर द वर्कर, कभी भी आप निकाले जा सकते हैं। कुछ ऐसी स्कूलें होती हैं जिसमें टीचर काम करते हैं, कभी भी डायरेक्टर साहब का इधर से उधर दिमाग खिसका, ऑलरेडी वो आउट ऑफ सेंसेस में रहते ही हैं, पर अगर उनका दिमाग खिसकता है तो हमारे जैसे लोग कभी भी बाहर निकाले जा सकते हैं, आप ये समझ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो हमने डिफरेंस देखा ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को, और उसके अलावा जो हम दूसरा इसमें चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो हैं आपके सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी या डिवीज़न ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप्स। अब देखिए, ऑनरशिप्स का मतलब होता है मालिकाना हक, बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अब मालिकाना हक पे बात करेंगे तो दो तरीके के आपके सेक्टर्स इकोनॉमी में आते हैं, एक तो है आपका पब्लिक सेक्टर, और दूसरा है आपका प्राइवेट सेक्टर।
प्राइवेट सेक्टर। सबसे पहली बात है कि अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट मतलब होता है इंडिविजुअल, और पब्लिक सेक्टर्स की जब आप बात करेंगे तो इकोनॉमी के संदर्भ में अगर कोई पब्लिक सेक्टर है तो उसको गवर्नमेंट सेक्टर कहेंगे, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएस यूज उसको इंग्लिश में आपको कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अगर पब्लिक सेक्टर्स का कोई है या इकोनॉमी में उसका योगदान है तो एक तो प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्शन एंड डिलीवरी, प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये सब कुछ जिम्मेदारी किसकी होती है? आपकी पीएसयूज की होती है या पब्लिक सेक्टर्स की होती है। ओके, एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे हैं, आप जानते हैं। आपको एक तो एनटीपीसी हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत बीएचईएल, ये सारी जो जितने भी मैं लिमिटेड फैक्ट्रीज की बात बता रहा हूँ ये सब पब्लिक सेक्टर्स में आपके आते हैं। ओके, जब प्राइवेट सेक्टर्स की मैं बात करता हूं तो प्राइवेट सेक्टर्स में आपका इंडिविजुअल ऑनरशिप होता है, या एक ही व्यक्ति पूरे के पूरे यूनिट को होल्ड करता है। ओनली वन पर्सन होल्ड्स द कंपनी और लिमिटेड, एक ही पर्सन कंपनी को होल्ड करता है, उसे हम कहते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल। अब देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में, एक तो डिफरेंस ये है कि ये गवर्नमेंट है, इसको गवर्नमेंट सेक्टर्स होल्ड करती है, ऑनरशिप लेती है, प्राइवेट सेक्टर्स को कोई इंडिविजुअल लेता है। दूसरा मेजर डिफरेंस ये है कि जब हम पब्लिक सेक्टर्स की बात करेंगे तो ये पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं। याद रखिएगा, ये पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, लोगों के जन कल्याण के लिए काम करते हैं। दे चार्जेस वेरी लेस मनी एंड दे विल वर्क फॉर द पब्लिक वेलफेयर। लेकिन वहीं प्राइवेट सेक्टर्स की बात करेंगे तो इनका मेजर मोटिव क्या रहता है? अर्निंग प्रॉफिट्स, मोर एंड मोर प्रॉफिट्स। इनको बेनिफिट्स चाहिए या प्रॉफिट्स चाहिए, इनका मेजर मोटिव रहता है। ये पब्लिक वेलफेयर की देखभाल नहीं करते, इनका मेजर ध्यान यही रहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। ओके, तो एग्जाम्पल भी थोड़ा सा आपको दे दिया जाए। एग्जाम्पल में जैसे मैंने इसको टिस्को को रख दिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज को इसमें रख दिया, तो ये आपके आएंगे सब कुछ किसमें? प्राइवेट सेक्टर में आएंगे। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज आप देख रहे हैं, इसमें अडानी, बिल्मर्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज किस तरीके से इनके ग्राफ में आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देख पा रहे हैं। तो ये सब सारे एग्जाम्पल हैं, और पब्लिक सेक्टर्स को हैंडल करता है गवर्नमेंट सेक्टर। ओके, नाउ आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, एंड डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ध्यान से इसको समझिएगा, और अगले लेक्चर्स में हम फर्स्ट जो जितने भी सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, उसके हिस्ट्री के रिगार्डिंग और साथ ही साथ नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग भी हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।